हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम टॉट्स का एक और न्यू चैप्टर देखेंगे, आपका टॉपिक देखेंगे दैट इज़ विकेरियस लायबिलिटी, जो कि है प्रतिनिधिक दायित्व। आपने आमतौर पर देखा होगा, यूजुअली हम लोग खुद के काम के लिए, खुद का कार्य जो करते हैं उसके लिए हम खुद लायबल होते हैं, खुद ही हम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और के द्वारा किए हुए कार्य के लिए भी हम लायबल होते हैं। तो ऐसा आप कंसंट्रेट करिए, सोचिए कि कब आप दूसरे के किए कार्य के लिए लायबल हो गए। तो आप 2 मिनट लगाएंगे, तो कंसंट्रेट करेंगे, तो आपका सारा ध्यान इस बात में आएगा जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। तो इन जनरल अ पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट्स, खुद के काम के लिए ही होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं इन विच, जिसमें कि अ पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा किए हुए रॉन्ग्स के लिए, दूसरों के द्वारा किए हुए असहज कृत्यों के लिए भी हम लाइबल हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विकेरियस लाइबिलिटी। जैसे आपको डिटेल में मैं आपको भी अभी बताऊंगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सर्वेंट के माध्यम से कोई काम करते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी खुद नहीं ड्राइव करूंगी और ड्राइवर के माध्यम से चलवाऊंगी, ड्राइवर चलाएगा मेरी गाड़ी को। तो उसके द्वारा किया हुआ कुछ भी कार्य, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं लायबल होंगी, वो ड्राइवर लायबल नहीं होगा। और इसी तरह से जैसे मैं मेरे पीजी में खाना बनता है, तो उसके लिए मैंने कुक रखा हुआ है। तो उस कुक के द्वारा बनाए हुए खाने के लिए अगर वो गलत है, वेदर वो सही है या गलत है, उसके लिए जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी उसके लिए शिकायत करेगा, उसके लिए वो कुक लायबल नहीं होगी, मैं लायबल होंगी। तो जब हम दूसरे के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, तो हम उनके द्वारा किए हुए कार्य के लिए खुद लायबल होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो ये प्रतिनिधिक दायित्व या विकेरियस लायबिलिटी का जो सिद्धांत है, ये किन बातों पर बेस्ड है, इन प्रिंसिपल्स ऑन विच द विकेरियस लायबिलिटी इज बेस्ड, कि ऐसा कौन से आधार हैं जिन पर ये विकेरियस लायबिलिटी बेस्ड है, तो वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट जो आपका बेस है इसका, या आधार है, या जो प्रिंसिपल है, वो है नंबर 1 इज दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली करता है। इसमें ये माना जाता है कि जब हम दूसरे के माध्यम से काम करते हैं, जैसे मैं अपना खाना, अपने पीजी में खाना या खुद का भी खाना अगर मैं किसी और से बनवाती हूँ, तो हम दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला ही असली करता है, तो असली करता मैं ही रहूँगी। तो इसमें आप लिखेंगे पर्सन हु एक्ट्स थ्रू अनदर, दूसरे के माध्यम से जब वो करता है, पर्सन हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ, डीम्ड इन लॉ, लॉ में ऐसा माना जाता है, एज डूइंग इट हिमसेल्फ। लॉ में ये माना जाता है कि दूसरे के माध्यम से कार्य करने वाला खुद काम कर रहा है, डूइंग द एक्ट हिमसेल्फ, कि खुद वो अपना काम खुद कर रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आता है, वो मास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि द मास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मालिक जो मास्टर होता है, सेवक और स्वामी का जो संबंध इसमें आएगा, द मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सर्वेंट लेज ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है स्वामी और सेवक का जो रिलेशनशिप है। कारण क्या होता है इसका? कारण ये है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने स्थान पर कार्य करवाता है, जैसे मैं कॉलेज में हूँ और मेरे घर पर खाना बन रहा है और मेरा कार्य है वो सबको अवेलेबल कराना खाना, बट मैं उस खाने को बनाने का काम मैं अपने सेवक के माध्यम से, अपनी कुक के माध्यम से कर रही हूँ। तो मुझे उसको जब ये काम सौंपा मैंने उसे, तो उसको मुझे लिबर्टी देनी पड़ेगी, उसको ये स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि वो अपने हिसाब से खाना बनाए, कि मैं उसके ऊपर नहीं खड़ी हूँ। तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्रता उसे देनी पड़ेगी कि वो अपना माइंड यूज़ करके, अपना समझ यूज़ करके उस खाने को बनाएगी। तो तब अगर वो उसकी समझ के अनुसार खाना बना रही है और उसमें कुछ गड़बड़ कर देती है, तो मुझे उसके लिए लायबल मैं होंगी, वो नहीं होगी और मैं होंगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वही असली करता होता है। इसमें सेकंड आधार है, दैट इज रेस्पोंडेंट सुपीरियर। तो इसका सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी है। रेस्पोंडेंट वही होगा, रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो प्रधान है, जो सुपीरियर है।
इसमें इन दिस इट इज़ डीम्ड, ये माना जाता है, इस आधार में ये माना जाता है दैट ऑल एक्ट्स डन बाय सर्वेंट इन हिज मास्टर्स अथॉरिटी इन ट्रुथ दे ऑल आर द एक्ट्स ऑफ द मास्टर। इसमें ये माना जाता है कि जो मास्टर दैट ऑल एक्ट्स डन बाय मास्टर्स इन हिज मास्टर in this it is deemed that all acts done by servant, कि servant ने जो सारे कार्य किए हैं वो in his master's authority, मेरे दिए हुए प्राधिकार में, मैंने उसे कहा था कि मेरी गाड़ी चलाओ या मैंने उसे कहा था कि मेरे घर पर खाना बनाओ, तो मैंने उसे अथॉरिटी दी थी। तो अथॉरिटी मतलब मैंने प्राधिकृत किया था उसे, मैंने उसे अधिकार दिया था ऐसा। तो मेरे अधिकार में जब वो मेरा काम कर रहा है तो इन ट्रुथ मतलब वास्तव में वो दे आर ऑल द एक्ट्स ऑफ द मास्टर, वो मेरे ही कार्य हैं सारे जो वो कर रहा है। द मास्टर इज आंसरेबल फॉर एवरी सच रॉन्ग, तो अगर वो मेरे आज्ञा के दौरान मेरे घर पर काम करते हुए या मेरे लिए काम करते हुए कुछ गलत करता है, समथिंग रॉन्ग करता है, तो एवरी सच रॉन्ग ऑफ द सर्वेंट एज इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस, अगर उसने अपने कोर्स ऑफ सर्विस का मतलब होता है अपने कार्यकाल के दौरान, अपने नियोजन के कार्यकाल के दौरान, मतलब नियोजन के दौरान का मतलब होता है कि जैसे मैंने अपनी कुक को ये कह रखा है कि आप 7 AM to 8 PM तक यहाँ रहेंगे और मेरा काम करेंगे, मेरे लिए कुकिंग करेंगे, तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे, जितने भी 8 या 9 बजे तक मैंने उसको नियोजन में रख रखा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, उसके काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। लेकिन 7 बजे से पहले और 9 बजे के बाद मैं उसके किसी कार्य के लिए लायबल नहीं होंगी। तो ये है कि सच रॉन्ग ऑफ द सर्वेंट एज इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस, जब वो इस दौरान में ड्यूरिंग द अपने इस समय के दौरान में वो करता है। इन अदर वर्ड्स, आप इसको हिंदी में सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति, ये कल्पना की जाती है, ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है। यदि वह अपना कार्य किसी और के माध्यम से करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो ये दो आपके आधार थे जिन पर बेस्ड है, दो प्रिंसिपल थे, दो सिद्धांत थे जिन पर विकेरियस लायबिलिटी या प्रातिनिधिक दायित्व आधारित है। इसके बाद आपकी विकेरियस लायबिलिटी के मोड्स आप देखेंगे कि प्रातिनिधिक दायित्व उत्पन्न कैसे हो जाता है, कैसे आप प्रातिनिधिक दायित्व के लिए लायबल हो जाते हैं, कि किसी और के कार्य के लिए आप लायबल किस तरीके से हो जाते हैं, कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब अनुसमर्थन से। अनुसमर्थन का मतलब होता है कि आपके लिए किसी ने कोई कार्य कर दिया, भले ही आपने उसको कुछ कहा नहीं था लेकिन कर दिया, और उसके बाद आप उसे रेटिफाई कर देते हैं। रेटिफाई कर देना कि उसको अनुसमर्थित कर देना, अनुसमर्थन कर देना उसका कि हाँ जी मेरे लिए ये कार्य किया गया है, तो आप बाय रेटिफिकेशन उसके लिए लायबल हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की तरफ से अथॉरिटी दिए बिना ही उसका कार्य कर दे, बट कार्य हो जाने के बाद जो रेस्पोंडेंट है वो व्यक्ति उसका अनुसमर्थन कर दे कि मैंने हाँ मेरे लिए ही किया है, अनुसमर्थन कर दे, तो वह उस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। इट मीन्स रेटिफिकेशन जो होता है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब हो गया काम उसके बाद उसने, तो पास्ट से कनेक्ट होता है और वह कार्य कहने पर किए हुए कार्य के समान हो जाता है, कि जैसे मैंने कहा था और तब उसने किया, उस तरीके का हो जाता है बाद में भी अनुसमर्थन देने के बाद। तो फर्स्ट इज बाय रेटिफिकेशन, कि कब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, कि हम क्या देख रहे हैं, मोड्स ऑफ विकेरियस लायबिलिटी, कि प्रातिनिधिक दायित्व उत्पन्न कैसे हो जाता है। नंबर 1 बाय रेटिफिकेशन एंड नंबर 2 बाय स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप से मतलब है विशेष संबंध से उत्पन्न हो जाता है कोई दायित्व। जैसे वही जो मैंने अभी आपको बताया रेस्पोंडेंट सुपीरियर वाला, कि लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ स्पेशल रिलेशनशिप। कभी कभी दो व्यक्तियों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि कानून एक के द्वारा किए हुए अपकृत्य के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। इन द कैटेगरी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है वो स्पेशल रिलेशनशिप में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बस यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है, कि स्पेशल रिलेशनशिप से कैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट इसमें आएगा।
स्वामी तथा सेवक का जो संबंध है, दिस काइंड ऑफ लायबिलिटी बेस्ड ऑन मैक्सिम, एक सूत्र पर आधारित है जो मैंने अभी आपको बताया, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, कि जो प्रधान व्यक्ति है वही उत्तरदायी होगा। तो प्रधान व्यक्ति स्वामी है और वही उत्तरदायी होगा अपने सेवक के द्वारा किए हुए कार्य के लिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैं अपने कुक के माध्यम से अपना खाना बनवा रही हूँ अपने पीजी की गर्ल्स का, तो मैं उन गर्ल्स के लिए लायबल मैं होंगी, मेरी कुक नहीं होगी। या फिर अगर मेरे ड्राइवर ने मेरी गाड़ी चलाते हुए किसी को हर्ट कर दिया है, तो उस पिटिशनर के लिए या जो ग्रीवेंस पार्टी है या जो विक्टिम है उसके लिए मैं लायबल होंगी, ना कि मेरा ड्राइवर। तो इट पुट्स द मास्टर इन द सेम पोजीशन। इस रिलेशनशिप में जो मास्टर है, जो मालिक है, जो स्वामी है, इट पुट्स द मास्टर इन द सेम पोजीशन, उस पोजीशन में ला देता है मास्टर को, मालिक को, स्वामी को, एज इफ ही हैड डन द एक्ट हिमसेल्फ, जैसे कि वो कार्य स्वयं स्वामी ने किया है। जैसे अगर खाना में शुगर की जगह मेरी कुक ने सॉल्ट डाल दिया, अगर मीठे की जगह कुछ नमक डाल दिया या नमक की जगह कुछ मीठा डाल दिया या कुछ भी खाना ख़राब बना दिया, तो जो अगर गर्ल्स शिकायत करेंगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं होंगी, ना कि मेरी कुक होगी। तो ये ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो वाला कार्य जो असहज हो गया या टॉट हो गया या जो कुछ गलत हो गया, तो वो कार्य उसने नहीं किया, मेरी सर्वेंट ने, वो मैंने ही किया था, ऐसा माना जाता है इसमें। तो इन दिस, बट इसमें दो कंडीशंस होनी ज़रूरी है, तब ये माना जाएगा कि वो मैंने किया है कार्य। इन दिस टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, दो कंडीशंस मतलब शर्तें, दो शर्तें इसमें पूरी होंगी तो ही ऐसा माना जाएगा। नंबर 1, टॉट इज कमिटेड बाय द सर्वेंट, ये जो काम किया गया है, जो गलत काम हो गया है, टॉट हो गया, असहज कुछ अपकृत्य जो हो गया है, वो मेरे सेवक के द्वारा किया गया हो, नंबर 1। एंड द सर्वेंट, नंबर 2 इज सर्वेंट कमिटेड द टॉट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। द सर्वेंट कमिटेड द टॉट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज मास्टर, कार्य करने के समय के दौरान, मतलब जो नियोजन का समय था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरी कुक 7 AM to 7 PM आ रही है, तो इसके दौरान में ही उसने वो कार्य किया हुआ हो, तब मैं उसके लिए लायबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये था वो कि कब आप लायबल, आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, हो जाएंगे आप लायबल, दो तरीके से जो मैंने आपको बता दिया। अब है आपका एक पॉइंट आता है कि हु इज़ सर्वेंट, सर्वेंट है कौन, किसे माना जाएगा सर्वेंट। तो इसके लिए आप कहेंगे कि सर्वेंट वो है जो, सर्वेंट कौन है, अपनी मर्जी से जो काम नहीं करता, आपके घर में जो आपके घर में या आपकी शॉप पे या आपके एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कहीं भी आप जो जॉब आपका काम चल रहा है, अगर आपने वहाँ पे कोई लेबर रखे हैं या आपका कोई सेवक है, तो वो कौन है। सेवक की परिभाषा क्या है कि वो जो आपके कंट्रोल में काम करता है, आप जैसा कहेंगे वैसा करता है, तो कंट्रोल में काम करता है आपके, आप जैसा कहेंगे वैसा करते हैं। तो सुनिए, अ सर्वेंट इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन है हु इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कंट्रोल में होता है। तो कंट्रोल का क्या मतलब होता है, एक कंट्रोल वर्ड तो ईजी है। कंट्रोल मीन्स द अथॉरिटी टू टेल दैट, एक ऐसी अथॉरिटी होती है उसके ऊपर जो उस पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब कि एक अथॉरिटी होती है उसके ऊपर जो टू टेल दैट, उसको जो बताती है, नंबर 1, व्हाट वर्क टू बी डन, कौन सा काम आपने करना है। जैसे मैं अपने लिए एक लेडी लाई और उसको मैंने बताया कि आप यहाँ पे 7 AM to 7 PM रहेंगे और आप कुकिंग करेंगे, तो कौन सा काम करा जाना है ये बताएगा उसको। कंट्रोल मीन्स द अथॉरिटी, एक ऐसा प्राधिकरण, एक ऐसा अधिकारी जो टेल दैट, जो कहेगा व्हाट, नंबर 1 व्हाट वर्क टू बी डन, कि कौन सा काम किया जाना है, एंड नंबर 2 हाउ इट इज़ टू बी डन, कि ये मैनर ऑफ वर्किंग, कि किस तरीके से किया जाना है। कि मैं कहूँगी कि ये गाड़ी है मेरी और आपको इसको ड्राइव करना है और आपको इसे जयपुर टू दिल्ली लेके जाना है, या जो कुक है मेरी उसको मैं कहूँगी कि आपने इतने बजे आना है और इसके बाद आपने ये तैयार करना है, ये तैयार करना है, आपने लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, जो भी मैं कहूँगी तो वो मेरे कंट्रोल में होगी। कंट्रोल इन द सेंस कि क्या काम करना है वो मैं बताऊँगी और किस तरीके से करना है, मैनर ऑफ वर्किंग, मैनर ऑफ वर्किंग, किस तरीके से क्या प्रणाली काम करेगी, वैसे मैं बताऊंगी। तो दैट इज वो पर्सन, वो जो इंसान है वो सर्वेंट कहलाएगा। अब एक पॉइंट और इसमें आता है कि मेन इंसिडेंट्स ऑफ मास्टर्स लायबिलिटी, कि मेन इंसिडेंट का मतलब होता है कि कब, ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं कि
मालिक जो है, जो ओनर, जैसे जो मेन पार्टी है, मेन मास्टर जो है, वो अपने सेवक के लिए, अपने सर्वेंट के लिए कब किन अवस्थाओं में लायबल हो जाएगा, कि ऐसा क्या कर देगा वो कि आप उसके लिए लायबल हो जाएंगे। तो जो मेन अवस्थाएं या मेन इंसिडेंट्स हैं वो बताती हूँ आपको। इस अगर आपने कुछ काम करने के लिए उसे कहा और वो उस काम को कर रहा है, और उसने ऑर्डिनरी केयर भी यूज़ की है, ऑर्डिनरी केयर कि जितना एक आम इंसान, एक युक्त व्यक्ति कर सकता है, उतनी उसने केयर भी करी, लेकिन फिर भी एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो गया, एक ऐसा परिणाम हो गया कि जो कि कुछ गलत था, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। भले ही उसने केयर भी की थी और सब कुछ किया था, बट उसके लिए आप लायबल हो जाएंगे। तो सुनिए, स्वामी के फर्स्ट अवस्था, फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट कि कब आप लायबल हो जाएंगे अपने सेवक के द्वारा किए हुए कार्य के लिए। तो नंबर 1, स्वामी के आदेशों का पालन करने से उत्पन्न हुआ अकृत्यपूर्ण स्वाभाविक परिणाम। स्वाभाविक परिणाम, तो सुनिए, द रॉन्ग मे बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल प्राकृतिक एक परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, द रॉन्ग ऐसा एक गलत कार्य, मे बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग डन बाय सर्वेंट विद ऑर्डिनरी केयर, उसने एक ऑर्डिनरी केयर भी बरती थी, इन एग्जीक्यूशन ऑफ मास्टर्स स्पेसिफिक ऑर्डर, आपके जो आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया था, उसको एक पर्टिकुलर एक आदेश दिया था, उसके एग्जीक्यूशन करने में, उसको कार्यान्वित करने में उसने एक ऑर्डिनरी केयर भी रखी थी, बट फिर भी ऐसा कुछ परिणाम हो गया जो कि रॉन्गफुल था, कुछ उससे कुछ नुकसान हो गया, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। इसमें एक केस था ग्रेगरी वर्सेस पाइपर का, GREGORY, ग्रेगरी वर्सेस पाइपर। इसमें जो डिफेंडेंट था उसका प्लेंटिफ के साथ कुछ रास्ते का झगड़ा था, नेबर होंगे वो, और उनका कोई रास्ते का झगड़ा था। तो डिफेंडेंट ने अपने सर्वेंट से अपने नेबर को, प्लेंटिफ को परेशान करने के लिए, उसका रास्ता ब्लॉक कर देने के लिए कहा कि अपने सर्वेंट को कहा कि आप उसके घर के रास्ते में कचरा डाल देंगे, बहुत सारा कचरा डाल देंगे, और ऐसे डालेंगे कि वो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए। बट उसने इंस्ट्रक्शन भी दिया अपने सर्वेंट को कि आप उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार है, उसको टच नहीं होने देंगे। अगर उसको टच हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उसकी वॉल को टच नहीं करेंगे कचरे से, बट स्किलफुली फेंकेंगे उसको, मतलब सावधानी के साथ फेंकेंगे, और आप उस ध्यान करेंगे कि उसकी दीवार से वो टच ना हो जाए। बट उसने स्किलफुली फेंका कचरा सर्वेंट ने, बट वो फिर भी दीवार को छू गया, तो वो फैल गया कचरा या जो भी हुआ, तो वो दीवार को छू गया। तो प्लेंटिफ ने ट्रेसपास का केस उसके ऊपर कर दिया। तो भले ही डिफेंडेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने उसको, सर्वेंट को, बट फिर भी वो लायबल ठहराया गया। उसने केयर भी की थी, बट वो कचरा फैल गया और वो लायबल ठहराया गया। इसके बाद एक और अवस्था, एक और इंसिडेंट जो है, जब कब आप अपने सेवक के द्वारा किए हुए कार्य के लिए लायबल हो जाएंगे, दैट इज सेकंड इज मास्टर विल बी लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज सर्वेंट। अगर उसने नेग्लिजेंटली भी काम किया, अगर उसने उपेक्षापूर्ण कार्य भी किया, आपने कहा उसको कि आप सावधानी बरतेंगे, बट उसने नहीं बरती, ये सिद्ध भी हो गया कि उसने सावधानी नहीं बरती, फिर भी आप उसके लिए लायबल होंगे। सेवक की असावधानी और लापरवाही के लिए स्वामी का दायित्व। यदि सेवक की लापरवाही से किसी को क्षति पहुंचती है तो स्वामी दायी होगा। यदि असावधानी नियोजन के दौरान की गई हो, ये तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कि इतने बजे से इतने बजे तक वो आपके काम कर रहा था आपके लिए, तो उसके दौरान में होनी चाहिए। इसमें एक दो केसेस हैं, आप लिखिए, बहुत सारे केसेस आपकी बुक्स में होते हैं, तो आप बहुत सारे केसेस, क्योंकि टॉट्स तो बेस्ड ही है अपने केसेस के ऊपर, और आपको बहुत सारे, यू मस्ट रीड एंड राइट, मतलब आपको ध्यान करने पड़ेंगे बहुत सारे केसेस, और अगर टाइम जितना हो उसके फैक्ट्स भी लिखेंगे आप हर क्वेश्चन में जितने भी केसेस हैं, और इसके अलावा कभी टाइम कम हो तो आप उसके हेडिंग्स भी, सिर्फ हेडिंग्स भी दे सकते हैं, और अपने क्वेश्चन मतलब अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो केसेस आप इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। बैले वर्सेस मैनचेस्टर रेलवे कंपनी का एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें BAYLEY, बैले वर्सेस मैनचेस्टर, MANCHESTER, मैनचेस्टर रेलवे कंपनी का एक केस है, जिसमें जो डिफेंडेंट रेलवे कंपनी थी, उसमें जो डिफेंडेंट
डिफेंडेंट था, मतलब रेलवे कंपनी में पोर्टर का काम करता था। पोर्टर होते हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ने से रोकते हैं पैसेंजर्स को। जैसे अगर आपने जयपुर जाना है तो अगर आप दिल्ली की ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो मतलब गलत ट्रेन में चढ़ने से रोकते हैं पैसेंजर्स को। तो इसमें क्या किया डिफेंडेंट ने, जो कंपनी का एम्प्लॉई था रेलवे कंपनी का, उसने सही बंदे को, मतलब वो सही अपने जहाँ डेस्टिनेशन था उसका, अगर उसको जयपुर जाना था तो वो जयपुर की ही ट्रेन में चढ़ रहा था। बट डिफेंडेंट को ऐसा लगा कि वो गलत ट्रेन में चढ़ रहा है और उसने उसको पुल कर लिया, खींच लिया, और इससे उसको चोट लगी, बहुत चोट लग गई, गिर गया, जो भी हुआ। तो उसने मिस्टेक से उसको खींचा था, बट लायबल ठहराया गया रेलवे कंपनी को, क्योंकि उसने मिस्टेक से एक पैसेंजर को गाड़ी से खींच लिया और चोटें आई। डिफेंडेंट रेलवे कंपनी लायबल होगी बिकॉज व्हेन अ मास्टर ऑथोराइजेज हिज सर्वेंट टू डू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए कहते हैं कि आप गलत ट्रेन में चढ़ने से रोकेंगे, तो ही इज लायबल फॉर द सर्वेंट्स एरर ऑफ जजमेंट। उस तब आप उसकी एरर ऑफ जजमेंट का मतलब होता है आप उसके डिसीजन पावर में, अगर उसने कुछ एरर कर दी, उसने जज करने में कि कोई बंदा सही चल रहा है या गलत, अगर उसने कुछ एरर कर दी, कुछ गलती कर दी, तो और इम्प्रॉपर एक्ट्स अगर उसने कुछ कर दिए इन एग्जीक्यूटिंग दैट वर्क, उस वर्क को कार्यान्वित करने में, आपके कार्य को कार्यान्वित करने में अगर उसने कोई एरर कर दी, कुछ गलती कर दी, तो आप उसके लिए भी लायबल होंगे। इसमें एक और केस भी सेम ही है इसके जैसा, सैमूर वर्सेस ग्रीनवुड का है, SAIMOOR, सैमूर वर्सेस ग्रीनवुड का केस है, जो GREEN ग्रीनवुड कंपनी का। इसमें भी वही बात थी, डिफेंडेंट कंपनी का जो एक गार्ड था, एक पैसेंजर को उसने ट्रेन में ये सोचकर कि ये ड्रंक्ड मतलब उसको लगा कि डिफेंडेंट को ये लगा कि जो ये प्लेंटिफ है इसने ड्रंक्ड है, ये इसने ड्रिंक कर रखा है, कुछ अल्कोहल, कुछ शराब पी रखी है, तो उसको ऐसा लगा कि उसने ऐसा कर रखा है कि वो ड्रंक्ड है। उसने ऐसा समझकर उसको गाड़ी से बाहर खींच लिया और बाहर कर दिया, उसको चोट लगी, प्लेंटिफ वाज इंजर्ड। गार्ड के गलत डिसीजन के लिए, उसने जो गलत डिसीजन लिया था उसके लिए कंपनी को लायबल ठहराया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस होंगे जो आपको देखकर जाने हैं। एक और इंसिडेंट या एक और जो अवस्था है जब लायबल हो जाएंगे आप अपने सेवक के कार्य के लिए, दैट इज रॉन्ग मे बी विलफुल। अगर उसने जो कुछ गलत किया है अगर उसने कुछ अपकृत्य कर दिया है और वो उसका विलफुल है कि उसने जानबूझकर किया है अनुचित कार्य, तब भी आप लायबल होंगे। तो इसमें भी एक जो है आपका केस है इंपॉर्टेंट, लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस सर्विस, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। लिम्पस LIMPUS वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस सर्विस, OMNIBUS, ओमनीबस सर्विसेज में। इसमें भी क्या था कि ओनर ने, जो ओनर था बसेस का, उसने अपनी बसेस के ड्राइवर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आप किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे और ओवर स्पीड नहीं रखेंगे, और उसने ये भी कह रखा था कि आप सबको दूसरी बसेस को या दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक करने देंगे, ओवरटेक करना कि आप सबको आगे निकल जाने देंगे, इसमें कुछ आप नहीं करेंगे एफर्ट और किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, ये सब तरीके से उसने इंस्ट्रक्ट कर रखा था, निर्देश दे रखे थे। बट ड्राइवर ने जानबूझकर इन सब चीज़ों को निगलेक्ट किया और उसने ऐसा कुछ अपकृत्य किया जो इन चीज़ों को उसने नहीं मानते हुए किया, तब भी ओनर को लायबल ठहराया गया इफ़ एक्ट इज़ डन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट पीरियड में होना चाहिए, जब तक वो आपके अंडर में काम करता है। अगर उसने कुछ जानबूझकर भी विलफुली भी कुछ रॉन्ग कर दिया है तो उसके लिए भी आप लायबल होंगे। एक और इसमें पॉइंट आप देखेंगे कि सर्वेंट्स फ्रॉड्यूलेंट एक्ट, अगर आपके सेवक ने कुछ कपटपूर्ण कार्य भी कर दिया है तो भी आप उसके लिए लायबल होंगे। इसमें सेवक के कपटपूर्ण कृत्य, इसमें भी एक दो केसेस इंपॉर्टेंट हैं और बाकी भी बहुत सारे। आप एक अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, एक पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 3-4 केसेस आपको लिखने चाहिए इसमें टॉट्स में, तब आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसमें एक दो केसेस हैं। सर्वेंट्स फ्रॉड्यूलेंट एक्ट के में, सेवक के कपटपूर्ण कृत्य में एक लिखिए बारविक वर्सेस इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक, इसका एक देख लीजिएगा आप, बारविक BARWICK
BARWIC, बारविक वर्सेस इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक का एक केस है। एक और केस लिखिए इसमें, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ कंपनी, लॉयड LLYOD, LLOYD, लॉयड LLOYD है। इसमें क्या था, मिसेस लॉयड ने अपना घर सेल करना था और उसने डिफेंडेंट फर्म के वर्कर को, एक डिफेंडेंट फर्म से उसने बात की और उसके वर्कर से जिस फर्म से उसने बात की, उन्होंने बात की मिसेस लॉयड ने अपना घर सेल करने के लिए, उस फर्म के जो एक सर्वेंट था उसने मिसेस लॉयड के पेपर्स को खुद के नाम ट्रांसफ़र कर लिया फ्रॉड्यूलेंटली, मतलब उसने कपट किया उनके साथ और मिसेस लॉयड के घर के कागजात को अपने नाम कर लिया। तो उसके वर्कर के फ्रॉड के लिए उसने केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर। फर्म को लायबल या दायी, उत्तरदायी ठहराया गया, भले ही फर्म के वर्कर के फ्रॉड से फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, तब भी उस फर्म को लायबल ठहराया गया। दैट्स ऑल इन, छोटा सा ये लेसन था, छोटा सा ये टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट है आपका ये प्रातिनिधिक दायित्व का। तो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये इजी टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, बाय, सी यू सून।